नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं मसरूर। पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच खलीफा की एंट्री हो गई। अब आप सोचेंगे खलीफा कौन है? खलीफा है तुर्की। तुर्की ने एक नापाक चाल चली है, हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भारत इसका जवाब देगा और ये तुर्की ने जो एंट्री की है वो किस तरह से की है, सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी ये है कि अब आपको भी इन प्रिपरेशंस का, इन तैयारियों का हिस्सा बनना है। मॉक ड्रिल में आप लोगों को भी हिस्सा लेना है। मॉक ड्रिल होगी जंग के समय, जब सायरन बजते हैं तो आपको क्या करना है, जब ब्लैकआउट हो, जब पूरा अंधेरा हो तब आपको क्या करना है। ये सारी तैयारियां, आज पूरे दिन कैबिनेट की मीटिंग्स का दौर चला और उन मीटिंग्स के बाद ये फैसला हुआ कि अब मॉक ड्रिल्स पूरे देश में कराई जाएंगी। बहुत सारे राज्यों में मॉक ड्रिल्स होंगी और आपको भी उन तैयारियों का हिस्सा बनना है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी देश की रक्षा की सैनिकों की है उतनी ही आप लोगों की है, हम सब की है। अब बात करते हैं खलीफा की। खलीफा ने एंट्री की है। मसरूर, मुझे बताइए, ये जो खलीफा है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा है, ये कौन है और क्या हो रहा है? हाँ, ये खलीफा है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान। देख सकते हैं रजब तैयब अर्दोगान। पाकिस्तान को अब बड़ा सहारा मिल गया है इनके आने से। पाकिस्तान बड़ी खुशी मना रहा है कि उनका एक बहुत बड़ा युद्धपोत पाकिस्तान पहुंचा है, कराची के बंदरगाह पे पहुंचा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ी खुशी है कि हमारे लिए ऐसे वक्त में जब भारत की तरफ से अटैक का डर है तो पाकिस्तान इस बात के लेकर के खुश है कि उसके पास रजब तैयब अर्दोगान का युद्धपोत पहुंचा है। ये युद्धपोत कहने को बहुत ही हाईटेक है, बहुत ही अच्छे क्लास का है। तो तुर्की के आने से पाकिस्तान बहुत खुश हो गया है। देखिए, तुर्की के आने से पाकिस्तान को खुशी मिली। असल में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो गया है पाकिस्तान का। कोई भी पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की जा रही थी कि कहीं से तो सपोर्ट मिले और फाइनली सपोर्ट मिला है तुर्की से। अब तुर्की ने क्यों सपोर्ट किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। असल में तुर्की एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था जिसमें यूरोप के भी हिस्सा हुआ करते थे, एशिया के भी हिस्से हुआ करते थे। बहुत बड़े एरिया में ये ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, तुर्की का मुल्क बचा। लेकिन जब से अर्दोगान ने सीट संभाली है तब से उनका एक बहुत बड़ा टारगेट है कि दोबारा से वो खिलाफत कायम की जा सके, तुर्की को वो स्टेटस मिल सके जो पहले था। ऑटोमन एम्पायर के समय में जो उनका स्टेटस था, जो उनका रुतबा था, वो दोबारा हासिल करने की कोशिश है। और ये पहली बार नहीं है अर्दोगान ने ऐसा किया है। अर्दोगान इंडिया के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार यूएन में आपने सुना होगा, इससे पहले अर्दोगान ने भारत के खिलाफ यूएन में कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। और कभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई भी मसला होता है तो अर्दोगान पीछे से पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो ये इनका एक ख्वाब है। ऑटोमन एम्पायर, जैसे इन्होंने बताया कि उस दौरे उस्मानी खिलाफत जो इनकी थी वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारा बिखर गया। लेकिन जब से अर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, उनका एक ख्वाब है कि वो फिर से जो है वो ऑटोमन एम्पायर खड़ा करें। उन सारे देशों को जहां उनका कंट्रोल था, उनका दबदबा था, उन सारे देशों को इकट्ठा करें। और इसी सिलसिले में वो जहां भी इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो एक सहारा बन करके खड़े हो जाते हैं। और यही अभी इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। बेसिकली मुस्लिम देशों में हीरो बनने की कोशिश है कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अपने आप को एक हीरो की तरह, एक सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया जा सके। अच्छा, अभी चंद दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक C-130 जहाज़ तुर्की का उतरा था और माना यह जाता है कि उसमें बहुत सारे हथियार जो हैं वो सप्लाई किए गए हैं पाकिस्तान को। आपको पता है पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन की जंग के हथियार हैं, उसके बाद वो खाली हो जाएंगे। कोई उनके पास इस तरह का गोला बारूद नहीं है जिससे वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें। इसलिए सपोर्ट दिया गया। C-130 एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बहुत बड़ा एविएशन में सबसे बड़ा जहाज माना जाता है। वो उतरा कराची, तुर्की से आया था और माना यह जाता है कि उसमें बहुत सारे हथियार थे। अब मुझे बताइए, जो जंगी जहाज आया है क्या है, किस तरह का जहाज है? ये जहाज जो है TCG बायोकोडा है। TCG बायोकोडा जो है, इसकी मारक क्षमता जो है 6480 किलोमीटर है और ये सबमरीन और समंदर में कई सारे जहाज़ को ये निशाना बना सकता है। और ये जहाज़ जो कहा जाता है कि ये एडा क्लास का है और मौजूदा वक्त में उन चुनिंदा जहाज़ों में से एक है, युद्धपोतों में से एक है जो बहुत ही हाईटेक हैं। लेकिन ये कितना भी हाईटेक हो, हमारे पास जवाब देने के औजार मौजूद हैं। हमारे पास इस तरह के
कॉर्वेट शिप कहा जाता है बेसिकली, ये जो जहाज है ये कॉर्वेट है। इस तरह के हमारे पास 2 कॉर्वेट हैं। हमारे पास आईएनएस कुठार है जिसकी रेंज 7400 किलोमीटर है, और आईएनएस खंजर है जिसकी रेंज भी 7400 किलोमीटर है। तो कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एक कॉर्वेट आने से कोई बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर जिधर है उधर ही रहेगा। हम बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान के मुकाबले, और पाकिस्तान हमारे सामने कहीं पर भी नहीं ठहरता। लेकिन मुझे ये बताइए, अर्दवान ने ऐसा ही कुछ ईरान के साथ मिलकर किया और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ मिलकर किया जा रहा है, तो क्या एशिया में जो इस तरह सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर भी अपने कदम पसारने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल। अर्दोगान की यही कोशिश होती है कि जहाँ इस तरह का मामला हो वो खुद को वहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। वो अपने आप को प्रेजेंट करना भी होता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना भी होता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि तुर्की अभी डिफेंस में, हथियार के मामले में बहुत आगे, हथियार प्रोड्यूस करने के मामले में बहुत आगे चला गया है। उसके ड्रोन बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जो आपने वहाँ देखा होगा यूक्रेन और रूस की जंग में। तो तुर्की इस तरह के मौके पे जहाँ भी देखता है कि अगर कहीं पे थोड़ा सा भी धुआं उठे या जंग की कोई भी सूरत हाल हो, तो वो वहाँ खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है, और यही उसका मकसद है। दो मकसद हल हो रहे हैं इससे। एक तो ये है कि आप अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और दूसरा हथियार इंडस्ट्री तुर्की की काफ़ी बड़ी है, और पिछले कुछ सालों में जब से अर्दवान आए हैं हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और अपने, क्योंकि आप अपनी ताकत को आप दिखाएंगे, दूसरों को सपोर्ट करेंगे, तो वो आपसे हथियार खरीदेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में हुआ क्या, F-35 जहाज़ जो अमेरिका डेवलप कर रहा था, 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज़ था, उसमें तुर्की को भी कुछ वक्त तक रखा गया। लेकिन उसके बाद जब ये माना गया कि तुर्की इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो पूरा डिज़ाइन है, नक्शा है, वो दूसरे देशों को सप्लाई कर देगा, तो उसको वहाँ से बाहर कर दिया गया। उसके बाद तुर्की ने कान करके, KAN, जिसका मतलब तुर्की में होता है बादशाह, किंग, उस तरह का एक 5th जनरेशन जहाज डेवलप करना शुरू किया। अब पाकिस्तान को तो कहीं से भी फ्री की चीज़ मिल जाए तो वो लपक लेता है। पाकिस्तान F-35 का तो भुगतान कर नहीं सकता, F-35 बहुत महंगा है। तो पाकिस्तान ने तुर्की को अप्रोच किया कि कान के डेवलपमेंट में हमको भी शामिल कर लो, और कान जो 5th जनरेशन जहाज़ है उसके डेवलपमेंट में भी पाकिस्तान की हिस्सेदारी है। इनफैक्ट खुफिया सूत्रों का मानना यह है कि करीबन 200 पाकिस्तानी जो हैं वो लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। तो पाकिस्तान के पास अभी जो हथियार हैं, एक तो चाइनीज़ मेड है, जो चाइना से उनके पास सप्लाई होते हैं और उसको वो कलर करके वो अपने नाम से कर लेते हैं। और अब तुर्की से सोहेल जिन्हें बताया कि कान जो 5th जनरेशन का हथियार है, उसको, उसमें वो अपना हिस्सा ये कर रहे हैं, पार्टनरशिप मांग रहे हैं तुर्की से, और वो चाह रहे हैं कि उनको भी वो जहाज़ मिल जाए। देखिए, तुर्की से तो मदद की गुहार लगाई और तुर्की ने मदद की कोशिश भी की, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि इंटरनल डिसेशंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में कि बाहर से भले कितनी भी मदद मिलती रहे, आपकी अंदरूनी ताकत ही ख़त्म होती जा रही है। 3 बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो इमरान खान का है, जो मैं बता देता हूं। असल में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई शहबाज शरीफ ने, जिसमें उन्होंने कहा कि सारे जो पार्टीज़ हैं डिफरेंट, उनके नेता बैठ के बातचीत करेंगे और इंडिया से कैसे मुकाबला करना है इसकी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI ने साफ मना कर दिया, ये कहा कि हम इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्चर्ड है पाकिस्तान पूरी तरह से, सूबों में बटा हुआ है। बलूचिस्तान आज़ादी की मांग कर रहा है, पंजाब अपने लिए अलग रास्ता तलाश रहा है, और जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, वो भी पूरी तरह से बटी हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी चोट ये है कि जो रिलीजियस थियोलॉजिकल नेता हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान आतंक का ये पूरा माहौल कायम रखता है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहली बार देखने को मिला है कि वहाँ के मौलवी और उलमा जो हैं, जिनको, जो हमेशा सरकार के साथ रहे, इस तरह के कभी भी कोई भी भारत के साथ कोई भी तनाव हुआ तो हमेशा वो साथ रहे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ जाने का फैसला किया है। और वो भी कहाँ, लाल मस्जिद। परवेज़ मुशर्रफ का वो वाक़या याद होगा, जब लाल मस्जिद पे परवेज़ मुशर्रफ ने हमला करवाया था। लाल मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया है कि हम इस जंग में, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो हम इस जंग में सरकार के साथ नहीं होंगे। मौलाना ने कहा है कि ये जंग कोई इस्लामी जंग तो है नहीं, ये आपके आपस की जंग है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। दूसरा वाक़या, एक और मौलवी ने कहा है कि अगर इस तरह का ये होगा तो हमारी पख्तू बिरादरी जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो भारत का साथ देगी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है शहबाज शरीफ के लिए
और वहाँ की सेना के लिए। लाल मस्जिद मैं आपको बता दूं सबसे बड़े इदारों में से एक है और उसका अपना एक मकाम है। बहुत सारे लोग जो हैं उसके फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा उससे एतकाद रखते हैं, उसके अंदर फेद रखते हैं। और जो इमाम है अब्दुल्ला अजीज़ गाज़ी, उन्होंने जब यह ऐलान किया तो वहाँ जो पाकिस्तान में उसके रेवब्रेशंस थे, जो उसकी चोट थी, वो बहुत दूर तक सुनाई दी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। एक जो सबसे बड़ी सेमिनरी है, जो सबसे बड़ा मदरसा है, वहाँ का इमाम ये कह रहा है कि ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये कौमों की लड़ाई है, इंडिया और पाकिस्तान मुल्कों की लड़ाई है। और हम पर ज़्यादा जुल्म पाकिस्तानियों ने किया है। हम हिंदुस्तान में इस तरह के जुल्म नहीं होते मुसलमानों पर जिस तरह के जुल्म पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किए। और आपको वो वाक़या शायद याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वो करा दें कि इस मस्जिद में एक पूरा बहुत बड़ा तबका बैठा हुआ था जो मिलिटेंट्स का, और पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पर हमला किया। उस हमले में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। जो मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी भी मौत हुई थी। और उसके बाद अब ये बयान आना बताता है कि एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटी है पाकिस्तान के अंदर, और कहीं से भी अब भले खलीफा मदद कर लें या खलीफा के और कोई दोस्त भी आ जाएं, पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। बस बड़ी बात यह है कि आप भी अब ये तैयारी शुरू कर दीजिए। जो एमएचए ने डायरेक्टिव दिया है उसका ध्यान रखिए, सायरन्स की आवाज़ सुनिए, जहाँ पर भी सायरन की आवाज़ सुनाई दे आपको क्या करना है उस पर जहन रखिए। ब्लैकआउट अगर होता है तो वहाँ क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को भी ट्रेन कीजिए, क्योंकि हालात बदलने में वक्त नहीं लगेगा, कभी भी हालात बदल सकते हैं। और हमें एज अ नेशन, एक मुल्क के तौर पर पूरी तरह से तैयार रहना है, ताकि खलीफा को भी और खलीफा के जो लोग हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।